Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। इससे पूर्व की कक्षा में मैं स्थल युद्ध के बारे में आपसे बात कर रही थी और युद्ध की चेतावनी और वैध युद्ध हमने यहाँ इस बात को समाप्त किया और आज मैं आपको युद्ध की प्रणालियों के बारे में बात करूँगी और ये भाग 2 यानी इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको युद्ध की प्रणालियों के बारे में बात करूंगी और युद्ध की प्रणालियों में जो प्रणाली काम में ली जाती है वो उसमें प्रथम प्रणाली है धोखेबाजी। धोखेबाजी से यहाँ तात्पर्य है कि युद्ध में चालबाजी तथा शत्रु को धोखा देने के व्यवहारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा वैध माना गया है, परंतु इस पर कुछ सीमाएं इस प्रकार लगाई गई। अब धोखाधड़ी को वैध माना गया, ये एक आश्चर्यजनक बात होती है, लेकिन उसके लिए लिमिटेशंस दी है। वो लिमिटेशंस हैं, इसमें पहली लिमिटेशन पर वो बात करती हैं कि युद्ध विराम के झंडे या रेड क्रॉस के चिन्ह आदि मान्य निशानों द्वारा एक राज्य अपने विरोधी से बातचीत करने या आक्रमण से अपने को उन्मुक्त रखने की इच्छा प्रकट कर सकता है। इन चिन्हों का प्रयोग धोखेबाजी के रूप में नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं कि जब कोई युद्ध विराम के लिए झंडा देता है तो वो सामान्यतः उसका समर्पण माना जाता है और इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और रेड क्रॉस भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें जो दूसरी बात वो कहते हैं कि विरोधी के साथ संधि वार्ता के लिए जाने वाले दूत यानी राजनयिक को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो संघर्षपूर्ण प्रकृति का हो, है ना। तो राजनयिक का व्यवहार संयमित अनुशासित होना चाहिए। इसमें जो तीसरी बात है वो है शत्रु की वर्दी या उसके राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग हैग विनियमों में अनुचित माना। यानी अगर शत्रु भी है तो उसके राष्ट्रीय ध्वज और उसकी शत्रु की वर्दी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, चालबाजी या धोखेबाजी उसके साथ नहीं की जानी चाहिए। इसी में जो चौथी बात आती है वो शत्रु की सेना या प्रदेश के लोगों को निर्दयतापूर्वक मारा या घायल न किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए धोखा अनुचित साधन माना गया है। यानी धोखेबाजी को अंतर्राष्ट्रीय कानून वैध मानता है, लेकिन इन 4 कंडीशन को हटाते हुए इसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है। इसमें दूसरी जो आप प्रणाली देख रहे हैं वो है जासूसी। दूसरी प्रणाली है जासूसी। जासूसी से यहाँ तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार युद्ध के उद्देश्यों के लिए शत्रु देश अपने जासूसों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखता है, परंतु जासूसों के पकड़े जाने पर उनसे संबंधित राज्य दंड भी दे सकता है। हेग नियमों के अनुसार जासूसों को दंड देने से पहले उनका परीक्षण होना चाहिए। हेग नियमों के प्रावधान के अंतर्गत यदि कोई जासूस बचकर भागता है और बाद में पकड़ा जाता है तो उसे युद्धबंदी माना जाएगा। अमेरिका की स्थल युद्ध के नियम के अनुसार उसे दंड देने के विषय में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी वो एक बार आपकी पकड़ से छूट गया है तो वो क्या माना जाएगा, युद्धबंदी माना जाएगा, तो उसके साथ वही व्यवहार होगा। अब अगली बात आ जाती है गुरिल्ला। 1977 में जेनेवा अभिसमय में गुरिल्लाओं को भी युद्धबंदियों की परिस्थिति तथा उनके अधिकार प्रदान किए गए। इन अभिसमयों में कुछ हद तक गुरिल्लाओं
का वायुसेना अपहरणकर्ता को वैधता प्राप्त हुई। इजराइल जैसे कुछ देशों में इन प्रावधानों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। यानी गुरिल्ला युद्ध जो है, यानी छिप कर जो किया जाए वो युद्ध है, वो युद्ध है। फिर है इसमें जो बात आती है वो है बंधकों का प्रबंध। ठीक है, युद्ध में पराजित राष्ट्रों के नागरिकों को बंधक बनाकर ले जाने की जो प्रथा प्राचीन काल से चली आई है उसमें कुछ बुराइयां थी। इसके बावजूद भी हेग नियमों में इसकी कोई व्यवस्था स्पष्ट नज़र नहीं आती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये कहा गया है कि व्यक्तिगत कार्यों में के लिए समस्त जनता को दंड नहीं दिया जाना चाहिए तथा व्यक्तिगत संपत्ति का आदर किया जाना चाहिए। इन पर कर लगाए जा सकते हैं और सेना तथा प्रशासन की आवश्यकताओं के लिए कुछ योगदान भी मांगा जा सकता है। ठीक है, फिर आता है व्यक्तिगत कार्यों और सामूहिक उत्तरदायित्व। अपराधों को रोकने के लिए सामूहिक जुर्माना करने की परंपरा रही है। व्यक्तियों के कार्यों के लिए समाज को दोषी ठहराया जाता है। रेलों को तोड़ना, तार की लाइनों को काटना, पुलों को तोड़ना आवेशनकर्ता के सैनिक कानूनों द्वारा निषिद्ध कर दिए गए हैं। हेग नियमों में ये व्यवस्था की गई है कि व्यक्तियों के उन कार्यों पर सामान्य दंड नहीं दिया जा सकता जिसके लिए वे सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराए गए। यानी व्यक्तिगत कार्यों का सामूहिक, अगर कोई व्यक्तिगत कार्य किए हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व उसके लिए ठहराया गया है तो वो कार्य गलत हुआ। इसी के अंतर्गत अगली बात आती है असैनिक जनता संबंधी प्रावधान। मध्यकाल से ही पराजित राज्य की जनता के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता था। 18वीं शताब्दी में यह माना जाने लगा कि युद्ध में भाग न लेने वाले शत्रुओं पर आक्रमण करना तथा उनके प्राण हरण करना उचित नहीं है। और 1863 में अमेरिका सरकार द्वारा इस आदेश जारी किया गया। अर्थात असैनिक जो अपराधी हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया कि उन पर अत्याचार न किया जाए। और 1949 के एक सम्मेलन में नागरिकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में पारिवारिक सम्मान, व्यक्तिगत संपत्ति और धार्मिक विचारों का सम्मान किए जाने पर स्वीकृति हुई। अर्थात इन चीज़ों को युद्ध से अलग रखा जाना चाहिए। फिर युद्धबंदियों के साथ जो व्यवहार होता रहा वो बहुत अमानुषिक व्यवहार रहा। पकड़े जाने पर उनको यातनाएं देना, उनको खाना वगैरह ना देना, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी ना करना, इस संबंध में काफ़ी विवादास्पद स्थितियाँ रहीं। और इस संबंध में 1907, 1929 और 1949 के अभिसमयों में युद्धबंदियों की स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रावधान किए, उन प्रावधानों के अंतर्गत युद्धबंदियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। घायलों और मृत लोगों के साथ व्यवहार, घायल और मृत लोगों के व्यवहार के साथ 1949 में जो जिनेवा अभिसमय में जो व्यवस्थाएं की गई वह है युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। युद्धबंदियों की हत्या करना या कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े वर्जित है तथा इस संधि का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी युद्धबंदी को चिकित्सा, विज्ञान या किसी अन्य प्रकार के प्रयोग में तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि युद्धबंदी के निजी हित में न हो। युद्धबंदी को सदैव स्थानीय जनता में हिंसक कार्यों
कार्यों, अनादर तथा उत्सुकता से बचाया जाना चाहिए। फिर इसी में इसी के अंतर्गत जो अगली मेरी जो बात है वो है कि घायलों और मृत लोगों के साथ व्यवहार। घायल और मृत लोग जो हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और 1949 के जिनेवा अभिसमय में कुछ बातें रखी गई जिसमें ये युद्ध बंदियों के प्रति व्यवहार भी है, और फिर इसका दूसरे पार्ट में वो मृत और घायल लोगों के साथ व्यवहार की बात करता है। इसके अंतर्गत वो कहता है कि सेनापति घायलों और मृतों की गणना करे तथा उनको संरक्षण प्रदान करे। घायलों की सेवा में चिकित्सा दल उन्हें संरक्षण प्रदान करें और उन्हें आक्रमण की स्थितियों से अलग रखा जाए। जो मृत सैनिक हैं उनके शवों को विकृत न किया जाए। विजेता राज्य को चाहिए कि युद्ध स्थल पर उनकी अंत्येष्टि करे। युद्धरत राष्ट्रों को मृत शरीरों को ले जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और घायलों को यथासंभव सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इस संबंध में एक बात, युद्ध के समय असैनिक नागरिकों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था है। एक जो बिंदु हमारा छूटता है उसके अंतर्गत ये आता है कि जो राष्ट्र जो युद्ध के समय जो असैनिक लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाना चाहिए और उनकी संपत्ति को उनकी जान माल की हिफाजत की जानी चाहिए। उन्हें इन व्यवस्थाओं से, युद्ध की व्यवस्थाओं से अलग रखे जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा ये स्थल युद्ध का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है और अगली क्लास में मैं आपको जो नया टॉपिक पढ़ाऊँगी वो है जल संबंधी नियम। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।